गाइज हम सभी को के पॉप आइडल्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और हम में से कुछ का ड्रीम भी यही होता है कि हम के पॉप आइडल बन जाएं, लेकिन बहुत सारे लोगों की फैमिलीज उन्हें सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से उनका ये ख्वाब अधूरा रह जाता है और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। लेकिन क्या अगर ऐसा हो कि आपकी लाइफ में कोई के पॉप आइडल आ जाए जो कि आपको एक आइडल बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करे, तो आप लोग क्या करोगे? गाइज ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसमें हमें काफ़ी सारे के पॉप बैंड्स देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक एस्ट्रो है और दूसरा मॉन्स्टा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अच्छा इन वो किस किस को पसंद है। गाइज ये एक टाइम ट्रैवल ड्रामा है और साथ ही इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा फनी है। जो लोग चाइन हू को पसंद करते हैं उन्हें ये ड्रामा देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आइए बाकी का टाइम वेस्ट के बगैर ही जल्दी से ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। लेकिन ड्रामा स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस ड्रामे की स्टार्टिंग होती है सोल 1993 से। जैसे कि हमारे टाइम में BTS, EXO, TXT जैसे के पॉप ग्रुप्स फेमस हैं, इसी तरह इनके टाइम में J2 नाम का एक के पॉप ग्रुप बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है और ख़ास तौर पर इसका एक मेंबर जय, जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जो भी वो करता है वो ट्रेंड बन जाता है। लोगों को इसके सॉन्ग्स और इसके डांस बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से इसका डेटिंग स्कैंडल आ जाता है, वो भी बूही के साथ, जो कि ऑलरेडी एक फेमस के पॉप आइडल होती है। और न्यूज़ फैल जाती है कि इनका ग्रुप डिसबैंड हो जाएगा। सारे लोग इसके मैनेजर के पास पहुंच जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं। इसके डैड और दादा कहते हैं कि वो कहीं चला गया है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर है। उस दिन के पास से जय नहीं मिलता और एक दिन दिखाया जाता है कि वो मर चुका है। उसका जितना भी सामान होता है वो सामने रखा हुआ होता है। इसकी डेथ का सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और साथ ही बूही को भी बहुत ज्यादा अफसोस होता है क्योंकि वो जय को लाइक करती है। इसी तरह से साल बीत जाते हैं और अब हमें 2017 का दिखाया जाता है कि कुछ लोग स्टूडियो आते हैं अपनी पिक्चर खिंचवाने के लिए। ये देखकर वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस तरह की फैमिली है। पिक्चर तो साथ खिंचवाने के लिए आए हैं लेकिन आपस में इनका कोई भी रिलेशन नहीं है। वहीं सामने एक लड़का खड़ा होता है एंड गाइस यही हमारे ड्रामा का मेन लीड है, जिसका नाम है जीहू। वो जीहू से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा इनके साथ कोई रिलेशन है, तो वो बताता है कि जी मैं इनका बेटा हूँ। ये देखकर वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फिर खैर इनकी पिक्चर क्लिक कर देते हैं। पिक्चर खिंचवाने के बाद वो अंकल जीहू को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं और रास्ते में जीहू इनसे कहते हैं कि क्या आप थोड़ी जल्दी कार चला सकते हैं, एक्चुअली मुझे स्कूल के लिए काफी लेट हो रहा है। वो इसकी बात सुनकर एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत तेजी से ड्राइव करने लगते हैं। ये सब लोग गाड़ी में इधर उधर हो रहे होते हैं क्योंकि गाड़ी बहुत तेजी से चल रही होती है। साथ ही हमें स्कूल का दिखाया जाता है कि टीचर लेक्चर दे रहे होते हैं। सामने एक लड़की बैठी होती है जो लगातार रो रही होती है। टीचर इसे देखकर कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरा लेक्चर इतना अच्छा लगा है कि तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मेरी आंखों में कचरा चला गया था। इसकी बात सुनकर सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं और वहीं टीचर बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाते हैं। क्लास एंड होने के बाद जब ये बाहर निकलती है तो सामने जीहू खड़ा होता है। वो इसे देखकर कहता है कि फेक जीहू तुम कैसी हो। सामने से वो रिप्लाई करती है कि रियल जीहू मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर ये दोनों बात करने लग जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये लड़की जीहू का नाम यूज करके यहाँ पे क्लासेस ले रही थी। फिर बातों बातों में जीहू इसे कहता है कि चलो हम दोनों कैंटीन चलते हैं, तुम मुझे खाना खिलाओगे क्योंकि तुम मेरा नाम यूज करते हुए लाइसेंस यहाँ पर लेती हो। इस पर ये कहती है कि मैं फ्री में लाइसेंस नहीं लेती, इसके लिए मैं तुम्हें पे करती हूँ। और क्या मैं तुम्हारे डैड को बताऊँ कि तुम क्लासेस छोड़कर डांस सीखने के लिए जाते हो। बात करते हुए इसकी आंखों से फिर से आंसू बहना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जीहू इससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। ये बताती है कि डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि मेरी आंखों में कोई बीमारी है, लेकिन इसका इलाज कराने के लिए मेरे पास ना टाइम है और ना ही पैसे। अब इससे मिलने के बाद जीहू को डांस सीखने के लिए जाना होता है, लेकिन क्योंकि उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई हुई तो वो पीछे के रास्ते से जाता है और हुडी निकाल कर पहन लेता है। ये अकेडमी के अंदर जाने ही वाला होता है कि इतने में स्कूल की कुछ गर्ल्स आ जाती हैं और इसका रास्ता रोक लेती हैं। फिर इससे इसका ऑटोग्राफ मांगने लग जाती हैं और कहती हैं कि क्या तुम MJ हो ना। तो इसे मजबूरन अपना मास्क उतारना पड़ता है। वो देखती हैं और हैरान हो जाती हैं, कहती हैं कि तुम तो सिर्फ एक नॉर्मल से लड़के हो, फिर इतना छुपकर क्यों घूम रहे हो जैसे कि तुम कोई आइडल हो। लेकिन ये उनका जवाब दिए बगैर ही अकेडमी में आ जाता है। यहाँ पर ऑलरेडी कुछ लड़के खड़े होते हैं जो कि डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इनमें से एक लड़का आता है और कहता है कि आज तो तुम काफी जल्दी आ गए हो। ये कहता है कि क्या तुमने मेरे बारे में जो भी कहना था कह दिया। वो कहता है कि हाँ मैंने कह दिया था कि तुम बीमार हो और तुम हॉस्पिटल गए हुए हो। इसका दोस्त इससे पूछता है कि तुम्हारे फादर तो खुद भी एक मैनेजर हैं, क्या वो तुम्हारी बात को नहीं समझ सकते। तो ये बताता है कि मेरे डैड को वही जॉब पसंद है जहाँ पर कभी भी पैसे ना रुकें और आपको हमेशा सैलरी मिलती रहे।
अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि सियोंग अपनी क्लास में बैठकर ग्रुप स्टडी कर रही होती है। इतने में अलार्म बजता है और सब लोग परेशान हो जाते हैं। ये खुद भी उधर उधर देखने लग जाती है कि किसका फोन बज रहा है, लेकिन इसे फिर याद आता है कि ये तो मेरा ही फोन है। अब नेक्स्ट सुबह का दिखाया जाता है कि जीहू अपने फ्रेंड के साथ सो रहा होता है कि इतने में यहाँ पर इसके डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने खराटे लेना स्टार्ट कर दी हैं? ये कहता है कि कभी कभार ले लेता हूँ। इसके डैड जाने लगते हैं कि अचानक से अलमारी का गेट खुलता है। ये फौरन से आकर उन्हें पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि आई एम रियली सॉरी कि मैंने खराटे ली। वहीं सियोंग का दिखाया जाता है कि वो एक बॉक्स के नीचे बैठी बैठी सो जाती है। इतने में यहाँ पर इसकी फ्रेंड आती है जो कि पुलिस ऑफिसर होती है। इसे उठाती है और कहती है कि तुम ऐसे कैसे सो सकती हो? तो सियोंग कहती है अरे कोई बात नहीं, अब तो मुझे आदत हो गई है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रोजाना की तरह जीहू एक गली में आता है और यहाँ पर आकर अपनी हुडी चेंज करने लगता है। लेकिन जैसे ये बैग खुलता है इसके बैग्स में से इसका अंडरगारमेंट्स का सामान भी गिर जाता है। इसके सारे टशन फेल हो जाते हैं। फिर इसे जमीन पर बैठकर अपना सारा सामान उठाना पड़ता है। ये अकेडमी पहुंचता है और देखता है कि यहाँ पर सारी स्कूल गर्ल्स बैठी हैं और वो एमजे का वेट कर रही हैं। ये दूसरे रास्ते से अंदर आता है और यहाँ पर वही 3 लड़कियां इसके आगे आकर इसे रोक लेती हैं और कहती हैं कि क्या तुम एमजे हो ना? ये अपना मास्क हटाता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों को कल भी बताया था कि मैं एमजे नहीं हूँ। वो इस पर गुस्सा करने लग जाती है और कहती हैं कि ना तुम आइडल हो ना तुम आइडल बन सकते हो, फिर उसकी तरह कपड़े पहनकर क्यों घूमते हो? ये कहकर यहाँ से चली जाती हैं और इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। खैर अब इन लोगों की डांस प्रैक्टिस स्टार्ट होती है और ये लोग बहुत कंसंट्रेशन के साथ डांस करते हैं। काफी देर तक प्रैक्टिस करने के बाद ये लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं और जमीन पर ऐसे गिर जाते हैं जैसे ये लोग बेहोश हो जाएंगे। इतने में यहाँ पर 2 लड़के आते हैं जो तकरीबन 5-6 क्लास के बच्चे होंगे। इसका फ्रेंड कहता है कि क्या ये लोग डांस कर पाएंगे या फिर नहीं, लेकिन वो डांस स्टार्ट करते हैं और ये दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो इनसे भी ज्यादा बेहतरीन डांस करते हैं। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये दोनों लिफ्ट का वेट कर रहे होते हैं। इतने में जीहू कहता है कि यार काफी टाइम हो गया, मैंने सूजिन की कोई भी खबर नहीं सुनी। इतने में पीछे से सूजिन आता है और कहता है कि यार तुम लोग कैसे हो? ये सब लोग टेरेस पर आ जाते हैं और साथ बैठकर बात करने लगते हैं। सूजिन कहता है कि एक्चुअली मुझे बीमारी हो गई थी, जब मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद मैं वापस आया तो इन लोगों ने मुझे नहीं रखा और मुझे यहाँ से निकाल दिया। उसके बाद मैं आर्मी में चला गया और अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वहीं जीहू ये बैठकर सोच रहा होता है कि क्या अगर अभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो ये लोग मुझे भी यहाँ पे नहीं आने देंगे और मुझे भी निकाल देंगे। अब नेक्स्ट रात का दिखाया जाता है कि सियोंग होटल में बैठकर अपनी स्टडी कर रही होती है। इतने में यहाँ पर लेडी आती है और वो कहती है कि क्या तुम पुलिस को बुला दोगी, अंदर लोग लड़ रहे हैं। फिर जिस रूम में 2 लोग लड़ रहे होते हैं ये वहाँ पर जाती है और उनसे पूछती है कि भाई तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि इसने मेरा गाना चुराया है, मैं पिछले 17 सालों से बस एक ही गाना गा रहा हूँ, लेकिन आज यहाँ पर ये मुझे गाने नहीं दे रहा। ये दोनों एक दूसरे को मारने लग जाते हैं तो फौरन से सियोंग इन्हें बताती है कि अगर आपने एक दूसरे पर हाथ उठाया तो आप पर ये केस हो जाएगा और इतने सालों के लिए आपको जेल में रहना पड़ेगा। इस तरह से वो लड़ना बंद कर देते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वहाँ की लेडी सियोंग से पूछती है कि क्या तुम लॉ की स्टूडेंट हो, तभी तुम्हें लॉ के बारे में इतना सब कुछ पता है? तो ये बताती है कि नहीं, मैं सिविल सर्वेंट के लिए एग्जाम दे रही हूँ। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ बैठे होते हैं और रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। बातों बातों में जीहू इससे पूछता है कि क्या मैं बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं हूँ कि लोग मुझे जरा सा भी पसंद करें। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि मुझे कौन सा आंसर देना चाहिए, क्या इमोशनली आंसर दे दूं या फिर सीधा सीधा बता दूं? थोड़ी देर सोचने के बाद ये कहती है कि नहीं यार, तुम जरा भी अट्रैक्टिव नहीं हो। अगर कोई तुम्हें पहली मर्तबा देखेगा तो उसका दिल नहीं चाहेगा कि वो दूसरी मर्तबा तुम्हारी तरफ नजर भी डाले। फिर वो कहता है कि तुम भी कौन सी दूसरी लड़कियों की तरह काइंड हो, ना ही तुम्हारी अच्छी बॉडी है और ना ही तुम्हारे। ये बस इतना ही कह पाता है कि वो फौरन से इसके सर पर स्पून मारती है और कहती है कि अपनी बकवास को बंद करो। इतने में रेस्टोरेंट की लेडी आ जाती है और कहती है कि यार तुम लोग मत लड़ो और जल्दी से खाना खा लो। फिर ये दोनों अपने माउथ की एक्सरसाइज करते हैं कि जैसे इन दोनों ने खाने की रेस लगानी हो। रेस स्टार्ट होती है और ये दोनों बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे होते हैं। कुछ ही देर गुजरती है कि सियोंग का पूरा बाउल खत्म हो जाता है। ये देखकर जीहू बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि यार तुम इतनी जल्दी कैसे खा सकती हो, खाना तो अभी बहुत ज्यादा गर्म है। इस पर वो कहती है कि मेरी जिंदगी इस खाने से भी ज्यादा हॉट है, मैं जीत गई हूँ, इसका मतलब खाना तुम्हारी तरफ से था, थैंक यू सो मच फॉर द फूड। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि सियोंग अपने रूम में बैठी होती है कि यहाँ पर इसकी फ्रेंड चलती हुई आती है। वो बहुत ज्यादा ड्रंक होती है तो यहाँ पर बैठने में ही उसकी मदद करती है। फिर वो पूछती है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? तो इसकी फ्रेंड कहती है कि डेटिंग माय फूड। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारी सेटिंग ठीक चल रही है? क्योंकि मैंने देखा है कि तुम तो अपने बॉयफ्रेंड को टाइम भी नहीं देती, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ दे। सियोंग कहती है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, बस हम लोग की मुलाकात नहीं होती क्योंकि हम दोनों ही बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं। बातें करते हुए इसकी फ्रेंड सो जाती है और सियोंग वापस से बॉक्स के अंदर आ जाती है। फिर अपनी मॉम के बारे में सोचने लगती है कि बचपन से उसने बस यही देखा है कि उसका नाम चेंज होता रहा क्योंकि उसकी मॉम हमेशा बॉयफ्रेंड चेंज करती रहती थी। अब नेक्स्ट सुबह का दिखाया जाता है कि वो बच्ची दादा के पास भागते हुए आती है और कहती है कि दादा बूही इंटरव्यू करने वाली है, आइए हम लोग चलते हैं और उसका इंटरव्यू सुनते हैं। ये सुनकर दादा भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ये दोनों फौरन से कैफे में जाकर
रेडियो सुनने लगते हैं। बूही का इंटरव्यू स्टार्ट होता है और उससे कुछ बातें की जाती हैं, लेकिन वो उन बातों का कुछ अजीब से ही जवाब देती है। फिर एक क्विज किया जाता है जिसमें वो बिल्कुल भी अच्छा प्ले नहीं करती और इस तरह से वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। सुनने वालों को भी बिल्कुल मज़ा नहीं आता और दादा भी फौरन से रेडियो बंद करा देते हैं। साथ ही हमें अकेडमी का दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक लड़का आता है। स्कूल की वही गर्ल्स यहाँ पर बैठी होती हैं जो हमेशा जय का पीछा करती हैं। वो इसे कहती है कि आज तुम लेट आए हो, चलो अब जल्दी से अंदर चले जाओ। ये बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उनकी तरफ देखने लगता है। तो उनमें से एक लड़की कहती है कि तुम सेलिब्रिटी बनने की कोशिश तो करते हो लेकिन कभी भी नहीं बन पाओगे, अब जल्दी से अंदर जाओ। ये अंदर आता है लेकिन इस बार ये जीहू नहीं होता बल्कि एमजे होता है। ये बहुत ज्यादा हैरान होता है कि इन लड़कियों ने मेरी इतनी इंसल्ट क्यों की। इतने में इसका मैनेजर आता है तो ये उनसे पूछता है कि क्या मेरे बारे में कोई बुरा आर्टिकल आया है। उन लोगों ने मुझे कहा कि मैं कभी भी सेलिब्रिटी नहीं बन पाऊंगा। गाइस, आप सब में से चाइन वो किस किस को पसंद है? जिनको पसंद है कमेंट सेक्शन में चाइन वो के लिए एक लाइन लिखिएगा। अब रात हो जाती है और हमें सियोंग का दिखाया जाता है कि ये रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, लेकिन सामान समेटते हुए इसके कपड़ों पे ड्रेन गिर जाती है, जिसकी वजह से इसे घर आना पड़ता है और यहाँ पर आकर कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। ये अलमारी खोलती है तो इसके फ्रेंड की यूनिफॉर्म रखी होती है। इसके दिल में ख्याल आता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो बनाकर सेंड कर देती हूँ। तो ये ड्रेस पहन लेती है और उसे वीडियो बनाकर सेंड कर देती है, लेकिन इतने में आवाज आती है कि कोई चलता हुआ आ रहा है। ये फौरन से जाकर बॉक्स में घुस जाती है और वहाँ पर बैठकर देखने लगती है। ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि इसकी फ्रेंड और इसका बॉयफ्रेंड ही आए होते हैं। ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, फिर एक दूसरे को किस भी करते हैं और कुछ ही देर में इंटीमेट भी होने लग जाते हैं। और ये सब कुछ देखकर सियोंग को बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर उसे याद आता है कि इसने तो वीडियो बनाकर भी अपने बॉयफ्रेंड को सेंड कर दी थी। जब ये लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं तो इसके बॉयफ्रेंड का मोबाइल नीचे गिरता है। सियोंग उसका मोबाइल पकड़ती है और उसे डिब्बे के अंदर कर लेती है, लेकिन हिलने की वजह से बॉक्स हिलता हुआ नजर आता है, जिसे देखकर इसका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसकी फ्रेंड समझ जाती है कि अंदर सियोंग है। वो कहती है कि तुम बॉक्स हटाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ये मना करती है और कहती है कि मुझे तुम लोगों की कोई भी बात नहीं सुननी। तो इसका बॉयफ्रेंड जाता है और बॉक्स को पकड़ लेता है। कहता है कि अगर जब तक तुम ये बॉक्स नहीं हटाओगी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये इतनी ज्यादा एम्बेरस हो रही होती है कि अपने चेहरे से बॉक्स भी नहीं हटाती। इसके अंदर रहते हुए जल्दी से बाहर निकल जाती है। बाहर आकर मोबाइल के पासवर्ड ट्राई करने लगती है, लेकिन कोई भी पासवर्ड नहीं लग रहा होता। इतने में यहाँ पर एक अंकल आते हैं और कहते हैं कि मेरी कार में किसी ने घुसने की कोशिश की है, आप प्लीज मेरी हेल्प करें। ये उनसे कहती है कि जाके पुलिस से बात करें। तो वो कहते हैं कि अरे आप ही तो पुलिस है, मैं आपसे ही तो पूछ रहा हूँ। ये देखती है कि इसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है और ये देखकर ये और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है। साथ ही से डर भी लग रहा होता है कि अब ये क्या करेगी। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जीहू अपने फ्रेंड के साथ क्लब में आता है और ये बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसका फ्रेंड कहता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, चलो अब हम दोनों मस्ती करते हैं। ये फौरन से लड़कियों के बीच में चला जाता है और वहाँ पर जाकर डांस करने लगता है, लेकिन जहाँ पर भी ये जा रहा होता है लड़कियाँ इससे दूर हो रही होती हैं। वहीं जीहू कहता है कि चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ और इन्हें अपना जलवा दिखाता हूँ। ये फ्लोर पर जाता है और वहाँ पर बहुत ही अच्छा डांस करने लगता है। सभी लोग इसकी तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन ये डांस करना नहीं रुकता। लेकिन जब ये डांस करके रुकता है तो ये देखता है कि इसके हाथ दो लड़कियों के ब्रेस्ट पर रखे हुए हैं। वो दोनों ही इसके मुंह पे बहुत जोर जोर से चमाट मारती है और फिर पुलिस को कॉल कर देती है और पुलिस आती है और इसे पकड़ कर ली जाती है। इसके साथ ही सियोंग का दिखाया जाता है कि वो पुलिस स्टेशन में बैठी होती है और ऑफिसर इसे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, लेकिन ये उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। तो वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि उस लड़की को कॉल कर दो जिसका ये यूनिफॉर्म है, वो आकर इससे बात कर लेगी। इतने में यहाँ पे जीहू को लेकर आया जाता है और इससे क्वेश्चंस किए जाते हैं। ऑफिसर यहाँ से उठकर जाते हैं और ये उनसे बोलने लगता है कि मेरी कोई भी गलती नहीं है। ये पीछे मुड़ता है और इतने में सियोंग भी पीछे मुड़ती है। ये जैसे एक दूसरे को देखते हैं ये बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर एक्सप्लेन करने लगते हैं कि हम यहाँ पर अरेस्ट होकर नहीं आए, हमारी कोई भी गलती नहीं थी। इतने में ऑफिसर आते हैं और इसे पूछने लगते हैं कि तुमने उन लड़कियों के चेस्ट पे हाथ क्यों रखा। ये सुनकर सियोंग भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या वाकई तुमने इतनी गंदी हरकत की। इतने में यहाँ पर इसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और वो इसे कहता है कि क्या तुमने मेरा मोबाइल लिया था, मेरे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। लेकिन ये फौरन से मना कर देती है। तो वो इसकी फ्रेंड के नंबर से अपने नंबर पे कॉल करता है। इसके पास से रिंगिंग होने की आवाज होती है तो फौरन से इसकी पॉकेट में से अपना मोबाइल निकालता है, उसमें पासवर्ड टाइप करता है। तो सियोंग उसके हाथ से मोबाइल खींच लेती है और फिर अपनी वीडियो डिलीट करने लगती है। इतने में मोबाइल उछलता है और जमीन पर आकर गिरता है और इत्तेफाक से वो वीडियो भी चलना स्टार्ट हो जाती है। सियोंग ने इसमें अपना लव एक्सप्रेस किया होता है और ये वीडियो बहुत ही फनी लग रही होती है।
सभी लोग इस वीडियो को देख रहे होते हैं कि ये किस तरह की हरकत कर रही है और इसी वीडियो की वजह से सियोंग भी काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो जीहू सियोंग से कहता है कि अब तुम कहाँ रहोगी। ये कहती है कि अब तो मेरे पास रहने की कोई भी जगह नहीं है, मैं कोई भी ऐसा कैफे या फिर स्वाना ढूंढ लूंगी जो कि 24 घंटे ओपन रहे और वहीं पर जाकर रह लूंगी। इस पर वो कहता है कि तुम अकेली लड़की हो, तुम्हें इस तरह से कहीं पर भी नहीं रहना चाहिए। तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चल लो और वहाँ पर जाकर रह लेना। पहले तो ये बहुत ज्यादा मना कर रही होती है, लेकिन जब जीहू इसे फोर्स करता है तो ये मान जाती है। फिर जब कार ड्राइव करने की बारी आती है तो ये कीज उनके हाथ से ले लेती है और कहती है कि कार मैं ड्राइव करूंगी क्योंकि तुम दोनों ही बहुत ज्यादा ड्रंक हो। साथ ही हमें जय का दिखाया जाता है कि अपने घर में होता है और रेडियो सुन रहा होता है। वेदर फोरकास्टिंग के बारे में बताया जाता है कि आज ऐसा तूफान आएगा जिसकी वजह से आपको आपकी पुरानी मेमोरीज याद आ जाएंगी। साथ ही पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मेमोरीज है जिन्हें आप याद करना चाहते हैं। ये सुनकर कहता है कि ये क्या बकवास चीज है, क्या कभी ऐसा कोई तूफान आ सकता है। फिर ये इस बात को इग्नोर कर देता है और सामान लेने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। किस्मत इसका बहुत ज्यादा साथ देती है कि ये घर में ही रुक जाए और बाहर ना जाए। वहीं ये पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह से भी बाहर निकल जाए। अचानक से एक बोर्ड आकर गिरता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्लिपरी हो रहा होता है। इसका उस पर पैर पड़ता है और ये स्लाइड होते हुए सीढ़ियों से नीचे चला जाता है, लेकिन यहाँ से स्लाइड करते हुए स्टेयर्स मैजिकल हो जाती हैं और यहाँ से बाहर निकलते हुए जय दूसरी दुनिया में पहुँच जाता है। ये आकर बीच रोड में रुकता है और कहता है कि चलो अच्छी बात है कि मैं मरा नहीं और मैं बच गया हूँ, और इसे ये तक नहीं पता चलता कि ये अभी कहाँ पर है। इतने में अचानक से सामने एक कार आती है जिससे टक्कर तो नहीं होती, लेकिन ये डर के मारे ही बेहोश हो जाता है और उस कार में कोई और नहीं बल्कि जीहू और सियोंग ही होते हैं। वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और समझते हैं कि उन्होंने इसे हिट कर दिया है, तो बाहर आते हैं और इसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वहीं पे बड़े बड़े बेहोश हो जाता है। ये लोग कार में बातें करते हुए आ रहे होते हैं और जीहू का फ्रेंड सियोंग को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है कि तुम्हें पता कैसे नहीं चला कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे बॉयफ्रेंड को डेट कर रही है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है और इसके सर पर बुक मारने लगती है। इतने में सामने कार के आगे कोई आ जाता है और वो उसे नहीं देख पाती। इसी तरह से इन लोगों की टक्कर हो जाती है। वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि इन्होंने इसको हिट कर दिया है, तो फौरन से बाहर आते हैं और इसे देखने लगते हैं। सियोंग पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो इतने में वो आँख खोलता है और कहता है कि मेरा हाथ। ये उसकी बात नहीं समझती। इतने में जीहू देखता है और इसे बताता है कि वो अपने हाथ की बात कर रहा है क्योंकि तुम उसके हाथ पर चढ़ी हुई हो। ये जल्दी से अपना पैर हटाती है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। ये देखकर ये और भी ज्यादा डर जाते हैं और इन्हें लगता है कि शायद जय मर गया है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये लोग हॉस्पिटल में होते हैं और डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि आपका फ्रेंड बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए गहरी नींद में सो रहा है। जब ये उठ जाएगा तो मैं इसका चेकअप कर लूंगा। ये सुनकर ये तीनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ये बात तो सिर्फ यही जानते हैं कि ये लड़का तो कार से हिट हुआ था, तब भी इसे कोई चोट नहीं आई। बातें करते हुए सियोंग बस यही सोच रही होती है कि क्या मैंने इस लड़के को हिट किया था या फिर नहीं। इतने में जीहू का फ्रेंड कहता है कि जो भी हो सारी गलती तुम्हारी है, अगर तुम नहीं होती तो हमें हॉस्पिटल नहीं आना पड़ता। ये सुनकर सियोंग को गुस्सा आता है और इन दोनों की लड़ाई होने लगती है। तो इस पर जीहू कहता है कि अच्छा तुम दोनों नहीं लड़ो, चलो अब हम लोग चलते हैं और मैं तुम्हें घर दिखा देता हूँ। खैर अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग घर पहुँच जाते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। जीहू का फ्रेंड कहता है कि देखो हमारा घर कितना ज्यादा छोटा है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ नहीं रुक पाओगी। सियोंग कहती है कि वैसे भी मैं तुम्हारा फेस नहीं देख सकती, लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त कर लूंगी और यहीं पर रुक जाऊंगी। वो सीट पर आकर बैठती है और सामने एक जगह बनी होती है जिसमें यहाँ का रेंट पे कर देती है। कहती है कि मैं आइंदा यहीं पर ही रेंट डाल दिया करूंगी। जीहू कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर सुकून से रह पाओगी। ये पीछे मुड़कर देखती है तो इससे स्टेयर्स नजर आती हैं। ये पूछती है कि यहाँ पर ऊपर क्या बना हुआ है। फिर ये लोग एक रूम में आते हैं और जीहू बताता है कि इस जगह को हमने अपना स्टोर रूम बनाया हुआ है क्योंकि ये काफी ज्यादा छोटा था। इस पर सियोंग कहती है कि मैं इसे क्लीन अप कर लूंगी और फिर यहीं पर रह लूंगी। वो कहता है कि क्या वाकई तुम यहाँ पे रह सकती हो। इस पर ये जवाब देती है कि इवन के मैं तो एक डिब्बे में भी रह चुकी हूँ, इसलिए ये जगह मेरे लिए परफेक्ट रहेगी। फिर इसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, अभी जो सब कुछ हुआ उसकी वजह से क्या तुम्हें कोई टेंशन तो नहीं है। इस पर सियोंग जवाब देती है कि इवन के मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे धोखा दिया और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ डेट किया। मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं और मेरी कोई भी तैयारी नहीं है। मेरी मॉम ने मुझे छोड़ा हुआ है और वो आए दिन नए बॉयफ्रेंड बनाती रहती हैं। मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है जिससे मैं अपना फीस पे कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ। इससे बात करने के बाद जीहू रूम से चला जाता है और अपना रूम सेट करने लगती है। अब नेक्स्ट सीन हमें सुबह का दिखाया जाता है। जीहू अपनी वॉच चेक करता है लेकिन इसमें टाइम नहीं चल रहा होता।
वो देखता भी है कि इसे क्या हुआ है, लेकिन फिर उसे उठाकर साइड में रख देता है। वहीं इसके फ्रेंड का दिखाया जाता है कि वो वर्कआउट कर रहा होता है। इतने में रूम में सियोंग आ जाती है तो ये कहता है कि तुम रूम के अंदर क्यों आई हो, मैंने तो कपड़े भी नहीं पहने हुए। सियोंग कहती है कि मुझे ज़रा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, बल्कि दिखने में बड़ा ही गंदा लग रहा है। बातों बातों में इन दोनों की फिर से लड़ाई होने लग जाती है कि इतने में आवाज़ आती है तो जीहू का फ्रेंड फौरन से जाता है और अलमारी में घुस जाता है। जीहू इससे कहता है कि चलो अब जल्दी से तुम भी छुप जाओ, रूम में कोई आने वाला है। यहाँ पर वही बच्ची आती है और इसे कहती है कि खाना रेडी हो गया है, जल्दी से आकर खा लो, तुम्हारी वजह से मुझे हर रोजाना ऊपर आना पड़ता है और मैं बूढ़ी हो रही हूँ। तो जीहू जवाब में कहता है कि अरे अभी तो तुम बहुत ज्यादा छोटी हो, तुम बड़ी हो रही हो, इसका मतलब ये है कि तुम दूसरी क्लास में जाने वाली हो, चलो अब जल्दी से जाओ और मैं नाश्ते के लिए आ रहा हूँ। ये रूम से जाने लगती है लेकिन फिर एकदम रुक जाती है और इधर उधर स्मेल करने लगती है। कहती है कि क्या कोई और भी रूम में है? जीहू कहता है नहीं नहीं, सिर्फ मैं अकेला ही खड़ा हूँ। तो ये कहती है कि अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम्हारे साथ कोई और भी है, और सूंघते हुए यहाँ से चली जाती है। साथ ही हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर जय लेटा होता है और उसे अपने वही ख्वाब आ रहे होते हैं कि उसकी पास्ट वाली लाइफ में क्या क्या हुआ था। अचानक से उसकी आँख खुलती है और उसे समझ आ जाता है। वो कहता है अरे मैं तो एक सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ। वहीं पीछे से दो नर्स बातें कर रही होती हैं कि हमारे हॉस्पिटल में कभी भी सेलिब्रिटी नहीं आया था, वो दिखने में कितना हैंडसम है। इसे सुनकर लगता है कि शायद वो दोनों मेरी बात कर रही हैं। वो कहती है कि कितने सारे रिपोर्टर्स बाहर खड़े हुए हैं, हालांकि एक बहुत ही छोटा सा कार एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनकर ये शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना तो रिपोर्टर्स मुझे घेर लेंगे। जबकि नर्स इसकी नहीं बल्कि एमजे की बात कर रही होती हैं। ये हॉस्पिटल में लेटा होता है और अपने मैनेजर से कहता है कि ये लड़कियाँ मुझे देख रही हैं, मुझे एक प्राइवेट रूम चाहिए। इस पर वो कहते हैं कि कभी भी तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ, फिर अचानक कैसे हो गया, कहीं तुम बहाने तो नहीं बना रहे। इस पर वो फौरन से अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ लेता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरा दिल कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो। वहीं जय का दिखाया जाता है कि वो सबसे छुपते हुए जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और कहता है कि शायद यहाँ पर कोई हिडन कैमरा लगा हुआ है और ये लोग सब मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन वो जैसे ही ऊपर देखता है, वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि यहाँ पर तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, साथ साथ ही लोग मोबाइल या फिर अदर टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, जबकि इसे उस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। इतने में बराबर से एक आदमी गुजरता है और वो इसे बताता है कि अभी पूरे 20 साल गुजर चुके हैं। ये देखकर ये और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सामने लगी स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। यहाँ पर इस टाइम के बैंड्स चल रहे होते हैं कि कौन कौन फेमस है। साथ ही ईयर बताया जाता है कि 2017 चल रहा है। ये देखकर और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। इसी के साथ एक और चीज़ क्लियर हो जाती है कि जय 1993 से जंप मार के 2017 में आ गया है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि सियोंग अपने घर में होती है और अपना सामान पैक कर रही होती है। इतने में इसकी मॉम की कॉल आती है और वो इससे पूछती हैं कि क्या तुम ठीक हो। एक्चुअली मैंने ख्वाब देखा कि एक लड़का तुम्हारे घर आया है और तुम्हें लगातार किस कर रहा है। ये सुनकर कहती है कि मॉम आप क्या बकवास कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जल्दी से कॉल कट कर देती है और सोचती है कि ये हमेशा उल्टे सीधे ख्वाब देखती रहती हैं। इतने में गेट नॉक होता है और यहाँ पर जीहू आता है। ये उसे पूछती है कि तुम क्यों आए हो, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा सामान पैक कराने के लिए आया हूँ। फिर इसकी पैकिंग में हेल्प करने लग जाता है। अचानक से देखता है कि इसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सियोंग देखती है कि जीहू इसी की तरफ देख रहा है, तो ये बात को पलट देती है और कहती है कि एक्चुअली मैं रो नहीं रही हूँ, मेरी आंखों में कचरा चला गया था जिसकी वजह से मुझे आंसू आ रहे हैं। सियोंग को अपनी फ्रेंड पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो ये खड़ी होती है और सारे सामान को हाफ करने लगती है। जीहू इसे मना करने लगता है कि तुम छोड़ दो, मैं तुम्हें सामान खरीद कर दे दूंगा। लेकिन ये कहती है कोई बात नहीं, हम दोनों ने ये सामान मिलकर खरीदा है, तो मैं पूरा सामान उसके पास कैसे छोड़ जाऊं। इवन कि ये लैपटॉप को भी हाफ कर देती है। इसके साथ ही जय का दिखाया जाता है कि वो इधर उधर घूम रहा होता है और अपना घर ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। पीछे दो लड़कियां देख रही होती हैं और इसे देखकर मुस्कुराने लग जाती हैं। ये समझता है कि वो इसे पसंद करती हैं, लेकिन वो इसकी बुराइयां कर रही होती हैं और कहती हैं कि इसके स्टाइल को तो देखो, ये कितना बुरा लग रहा है। उनके अल्फाज जैसे तीर की तरह लग रहे होते हैं और ये बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन हमें एमजे का दिखाया जाता है कि वो अपनी एकेडमी में बैठा होता है। यहाँ पर इसके मैनेजर आती हैं, वो गुस्सा करने लग जाती हैं और इनके मैनेजर से कहती हैं कि आपको कितनी मर्तबा कहा है कि जो भी बात हुआ करे मुझे बताया करें। वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रहे होते हैं और एमजे उन्हें मुस्कुराकर देख रहा होता है।
फिर उनसे हंस के कहता है कि आपसे कितनी मर्तबा कहा है ना कि हमारे बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं रहने चाहिए, और आंख मारकर कहता है क्योंकि हम लोग फैमिली हैं। ये सुनकर वो और भी टीस हो जाते हैं और ये मुस्कुराते हुए यहाँ से चला जाता है। वहीं जय का दिखाया जाता है कि वो अभी भी इधर उधर घूम रहा है, लेकिन उसे कोई भी जगह नहीं मिलती जहाँ पर वो जाकर रेस्ट कर सके। इतने में वो देखता है कि यहाँ पर एक रेड कलर की कार खड़ी हुई है। ये आकर उसे करीब से देखने लग जाता है और उसे ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल मेरी ही कार है। इवन के ऊपर जो स्क्रैच है वो भी बिल्कुल वैसा ही है। ये फौरन से कार में बैठता है और इसे लेकर यहाँ से निकल जाता है। इतने में पीछे से जीहू आता है और इसके फ्रेंड को लगता है कि शायद सियोंग कार को लेकर चली गई है, तो वो पीछे से उसे गालियाँ बकने लग जाता है। जय पूरे एरिया में कार को घुमा रहा होता है और उसे कोई भी रास्ता समझ नहीं आता। वो बिल्डिंग्स को देख रहा होता है और सोचता है कि कितनी ज्यादा तब्दीली आ चुकी है। अचानक से बैक सीट से सियोंग उठकर बैठती है और इसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। पूछती है कि तुम कौन हो। फिर गौर से देखती है तो इसे याद आता है कि ये तो वही है जिसे हमने अपनी कार से टक्कर मार दी थी। ये देखकर और भी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जय लगातार कार चला रहा होता है और इसके कहने पर भी वो कार को नहीं रोकता, तो ये हाथ में फ्राई पैन उठाती है और उसके सर पे मारने लगती है। जय ये देखकर डर जाता है और कार डिसबैलेंस हो जाती है। इतने में सामने से एक और कार आ जाती है और ये लोग बहुत जोर से ब्रेक लगाते हैं। अब क्योंकि ब्रेक बहुत जोर से लगता है तो ब्रेक लगने की वजह से सियोंग अपनी सीट से उछलकर बिल्कुल आगे आ जाती है और इन दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। ये दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि कभी इन दोनों ने ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। वहीं जीहू और उसके फ्रेंड का दिखाया जाता है कि ये लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है और उसमें कहता है कि सियोंग एक बहुत ही बुरी लड़की है, उसने मेरी कार चुरा ली और कार को लेकर भाग गई। साथ ही उसकी पिक्चर भी दिखाता है और कहता है कि अगर ये लालची औरत आप लोगों को नजर आए तो मुझे फौरन बताइएगा। जीहू इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा होता है और वो कहता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, इवन कि तुम्हें एक भी व्यूअर नहीं देख रहा। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, वहीं सब लड़कियां डांस प्रैक्टिस कर रही होती हैं। इतने में रूम में एक लड़की आती है जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। ये दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और इसका नेम होता है रीसा। जीहू भी इसी की तरफ देख रहा होता है और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसका फ्रेंड कहता है कि ये लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है, यहाँ पर कोई भी लड़की इतनी प्यारी नहीं है। फिर ये अपना डांस स्टार्ट करती है और इतनी हाई हील्स पहनने के बावजूद भी बहुत ही अच्छा डांस करती है। ये दोनों बैठकर इसी को देख रहे होते हैं और इसके डांस मूव के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रात हो जाती है और जय सबसे लिफ्ट मांग रहा होता है क्योंकि इसकी कार खराब हो जाती है, लेकिन कोई भी इसे लिफ्ट नहीं देता। वहीं सियोंग कार में बैठी होती है और वो स्टडी कर रही होती है। ये अंदर आकर कार में बैठता है तो ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। जय कहता है कि लोग मुझे जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं उन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए, वो नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। सियोंग से पूछती है कि ये जो कपड़े तुमने पहने हुए हैं ये कहाँ से खरीदे हैं, दिखने में तो ये बहुत ही सस्ते लग रहे हैं। ये उन्हें टैग दिखाने लग जाता है और कहता है कि देख लो ये ब्रांड के सूट है। अचानक से यहाँ पे एक ट्रक आ जाता है तो सियोंग फौरन से बाहर निकल कर जाती है और अपनी कार को उससे अटैच करा लेती है। अब इसे भूख लग रही होती है तो जय अपनी जेब से 2 चॉकलेट्स निकालता है, एक इसे देने लगता है और एक खुद खाने लगता है। ये मना कर देती है। इस पे वो कहता है कि तुम नहीं जानती कि ये चॉकलेट मेरे कमर्शियल के बाद बहुत फेमस हो गई थी। फिर जो भी कुछ इसने कमर्शियल में किया था उस तरह का डांस इसे करके दिखाने लगता है। ये बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा होता है और सियोंग भी इसे देख के काफी ज्यादा एम्बेरस हो रही होती है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये लोग बीच रास्ते में होते हैं और सियोंग को वॉशरूम जाना होता है, लेकिन इसकी सीट बेल्ट नहीं खुल रही होती तो जय उसकी हेल्प करता है, लेकिन अचानक से सीट पीछे चली जाती है और जैसी के ऊपर आ जाता है। इनकी किस हो जाती है। आज में ही इनकी सेकंड किस है और इस किस की वजह से ये लोग फिर से बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाते हैं। सियोंग फौरन से उठ के वॉशरूम चली जाती है और जय भी इसके साथ अंदर चला जाता है। फिर वो बाहर निकल कर आकर देखता है तो यहाँ पर एमजे के मैनेजर खड़े होते हैं। ये उन्हें देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फौरन से अपनी कार लेकर उनके पीछे निकल जाता है। इतने में वॉशरूम से सियोंग बाहर निकल कर आती है तो वो देखती है कि जय यहाँ से जा रहा है। वो पीछे से बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जय इसकी बात नहीं सुनता। ये कार का पीछा करते हुए घर पे पहुंच जाता है और यहाँ पर आकर इसके मैनेजर डैड से बात करने लगते हैं। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और ये सारी बातें इसी के बारे में होती हैं। ये सुनकर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है कि मैं इतना दूर चला गया हूँ, लेकिन अभी भी मैंने इन्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया हुआ है। ये अपनी कार लेता है और यहाँ से निकल जाता है। वहीं सियोंग का दिखाया जाता है कि वो जीहू को कॉल करती है और उसे बताती है कि एक्चुअली कुछ हो गया है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब तुम फ़ौरन से टैक्सी लेकर आओ और मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। कुछ देर बाद जब सियोंग घर पे आ जाती है तो ये उन्हें सारी स्टोरी बताती है
लेकिन जीहू का फ्रेंड इसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि जरूर तुमने मेरी कार को बेच दिया होगा। अपने ऊपर इल्जाम लगता देख सियोंग बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो कहती है कि अगर वो लड़का हेल में भी चला गया तो मैं हाथ डालकर उसे निकाल लूंगी। उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। और इसे इतना ज्यादा गुस्से में देखकर जीहू और उसका फ्रेंड दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि इसे पता नहीं क्या हो गया है। फिर कुछ देर लगातार जय को कॉल करती रहती है, लेकिन वो इसकी कॉल को रिसीव नहीं कर पाता क्योंकि उसे तो फोन ही ऑपरेट करना नहीं आता। फिर जय गूगल वॉइस करता है और अपने बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है तो उसमें आता है एट द एज ऑफ 24 जय की डेथ हो गई थी। ये देखकर ये बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं अगले साल मरने वाला हूँ। अब नेक्स्ट सुबह का दिखाया जाता है कि इसकी कार के पास बहुत सारे लोग जमा होते हैं और उन्हें लगता है कि शायद इसने सुसाइड कर ली है। वो लोग इसे उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये बेखबर नींद में सो रहा होता है। इतने में यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आते हैं और वो इसकी कार का शीशा तोड़ देते हैं। फिर लोग इसे समझाते हैं कि हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमारी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात आए हमें उनका सामना करना चाहिए। वहीं जीहू का फ्रेंड इसके साथ सियोंग के घर पे पहुंचता है और उसे कहता है कि अगर तुमने मेरी कार मुझे वापस नहीं की तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। सियोंग कहती है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब मुझे वो लड़का मिल जाएगा तो मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगी। इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये यहाँ से बाहर निकलने लगती है तो जीहू इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर रहता है या फिर उसका क्या नाम है, तो तुम उसे कैसे ढूंढोगी। अचानक से पीछे मुड़ती है तो यहाँ पर वही लड़का खड़ा होता है। ये लोग देखकर उसे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं सियोंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपना हाथ छुड़वाती है और इसे मारने के लिए इसके पास जाने लगती है, लेकिन अचानक से डिसबैलेंस हो जाती है और उसके ऊपर जाकर वापिस से इनकी थर्ड केस हो जाती है। ये देखकर ये लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और साथ ही जीहू और उसका फ्रेंड भी। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि जून और जून का फ्रेंड एलिवेटर में होते हैं और ये दोनों बात कर रहे होते हैं। जून कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे रैपर हो, तुम जैसी रैपिंग तो पूरे कोरिया में कोई भी नहीं कर सकता। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी शर्ट उतार कर कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने मसल्स दिखाता हूँ। ये यहाँ पर शो ऑफ कर रहा होता है कि इतने में लिफ्ट ऑन होती है और यहाँ पर एक के-पॉप बैंड ऐड होता है जिसका नाम है मॉन्स्टा एक्स। वो सभी इसकी तरफ देख रहे होते हैं और इसे इस तरह से देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। खैर फिर एलिवेटर में आ जाते हैं और बिना बात किए ऊपर जाने लगते हैं। ये भी उन लोगों को देख रहा होता है और अपनी इस हरकत से ये खुद भी बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। गाइज मुझे तो मॉन्स्टा एक्स में से मिनहॉक पसंद है। आपको कौन सा के-पॉप आइडल पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जय इन लोगों के साथ बैठा होता है और अपने बारे में बता रहा होता है। कहता है कि मैं अपने आप को भूल चुका हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस घर में रहूंगा तो अपने पास्ट को याद कर पाऊंगा। लेकिन सियोन इसकी बात का डिसएग्री कर देती है और कहती है कि तुम एक कौन आर्टिस्ट हो, पहले तो तुम हमारी कार के आगे आ गए और मरने का नाटक किया, अब ठीक हो चुके हो तो हमारे घर में डेरा डालने की सोच रहे हो। ये सुनकर जय को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम जिस तरह से मेरे बारे में सोच रही हो मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। ये दोनों बहस करने लग जाते हैं तो सियोंग कहती है कि मैं तुम्हें इस तरह से घर में नहीं रहने दूंगी, पहले हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और तुम्हारा सारा बैकग्राउंड निकालेंगे। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सारे पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और यहाँ पर जय का बायोडाटा निकाल रहे होते हैं। पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि तुम्हारा नाम जय है, लेकिन एक चीज वो बोलकर खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो इसकी डेट ऑफ बर्थ है। वो बताते हैं कि तुम 1971 में पैदा हुए थे। ये सुनकर ये सब लोग भी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या आपका दिमाग खराब हो गया है। ऑफिसर कहते हैं कि जरूरन डेटा में कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर ये 1971 में पैदा होता तो आज ये काफी ज्यादा एजेड हो जाता, लेकिन जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आती ये तुम लोगों के साथ ही रहेगा। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रात हो गई है और ये लोग अपने घर पर आ गए हैं। जय देख रहा होता है कि जब मैं इस घर में रहता था तो ये कितना ज्यादा डिफरेंट था और अब देखो ये सब कुछ कितना बदल चुका है। खैर अब ये लोग डिसाइड करने लग जाते हैं कि जय किसके रूम में रहेगा। तो जून उससे पूछता है कि क्या तुम लिविंग रूम में रह सकते हो, लेकिन जय मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे बेड के अलावा कहीं पर भी नींद नहीं आती। लेकिन अब क्योंकि डिसाइड नहीं हो पा रहा होता तो ये लोग एक बाउल लेते हैं, उसमें काफी सारी पर्चियां डाल देते हैं और अलग अलग नेम्स लिख देते हैं कि ये लोग कौन सा गेम खेलेंगे। अब इन्हें गेम पिक करने के लिए एक रेफरी की जरूरत होती है। इतने में बाहर एक डिलीवरी मैन आता है तो ये उसी को रेफरी बना लेते हैं। वो गेम पिक करता है और फिंगर फ्लिक गेम आता है। सबसे पहले जून की बारी होती है कि वो सियोंग के सर पे फिंगर फ्लिक करेगा, लेकिन वो इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि वो फिंगर फ्लिक नहीं कर पाता और वो ऐसा जानबूझकर करता है। अब सियोंग की बारी होती है और वो जून के फ्रेंड के सर पे बहुत जोर से फिंगर फ्लिक करती है
फिंगर फ्लिक होते ही वो दूर जाकर गिरता है, हालांकि उसके सर से धुआं भी निकलने लगता है। इस तरह से वो गेम से आउट हो जाता है। अब जय की बारी आती है। वो जून के बहुत जोर से फिंगर फ्लिक करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब जू जय के फिंगर फ्लिक करता है तो वो दूर जाकर गिरता है। इस तरह से वो आउट हो जाता है और जून बहुत ज्यादा खुश होता है। सियोंग भी इसकी तारीफें कर रही होती है कि तुम कितने अच्छे हो, मुझे तो नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा फिंगर फ्लिक खेलते हो। यहाँ पर विक्ट्री गर्ल्स आ जाती हैं और वो जून की खुशी में डांस करने लगती हैं। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि जून तो जमीन पर पड़ा हुआ है और वो आउट हो चुका है और ये सब कुछ वो ख्वाब में देख रहा था। अब बस जय और सियोंग बचते हैं और ये दोनों एक दूसरे की फिंगर फ्लिक करते हैं। लेकिन एक दूसरे की फिंगर फ्लिक करने के बावजूद भी ये लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं और अपने फेस के एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करते। जिसने भी सबसे पहले अपने फेस के एक्सप्रेशंस को चेंज किया वो इस गेम से आउट हो जाएगा और फिर उसका कमरा जय को दिया जाएगा। काफ़ी देर तक ये गेम चलता रहता है और आखिरकार ये गेम सियोंग जीत जाती है। अब सोने की बारी आती है और क्योंकि ये गेम सबसे एंड तक जय लेकर गया तो बेड पर वो सोता है और जून अपने फ्रेंड के साथ जमीन पर सोता है। लेकिन जगह चेंज होने की वजह से पूरी रात ये बेचैन रहते हैं और सो नहीं पाते। इत्तेफाक की बात यह है कि जिस तरह से जय एक्शन कर रहा होता है बिल्कुल उसी तरह से जून भी कर रहा होता है। गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन होगा या फिर नहीं? खैर, अब नेक्स्ट सुबह का दिखाया जाता है कि जून अपनी एकेडमी में होता है और ये सॉन्ग लिखने की कोशिश कर रहा होता है। इसे बार बार अपने फ्रेंड की बातें याद आ रही होती हैं जिसकी वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पाता। इतने में यहाँ पर हीरी आती है और वो किसी से कॉल पर बात कर रही होती है कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं हर चीज के लिए कितनी मेहनत करती हूँ। ये बात करते हुए एक सीट घसीटती है और जाकर टेरेस पर लटकने की कोशिश कर रही होती है। पीछे से जून उसे देख रहा होता है और उसे लगता है कि ये सुसाइड कर रही है तो ये जल्दी से जाता है और इसे पीछे से पकड़ लेता है। कहता है कि बेशक हम लोग को जितनी कोशिश करनी पड़े हमें वो करनी चाहिए, लेकिन सुसाइड हर चीज का हल नहीं है। तो ये कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं यहाँ पे मरने के लिए नहीं आई, बस मैं तो टेरेस पे खड़े होकर बाहर का नज़ारा देख रही थी और मैं अपनी टीम की सेंटर मेंबर हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी टीम क्या करेगी। फिर ये जून से कहती है कि तुम तो काफ़ी टाइम से यहाँ पर हो लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई भी इमेज नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो भी गया तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए तुम प्लीज़ अपनी लिमिट्स में रहा करो। ये कहकर वो चली जाती है और जून को बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। इसके साथ ही हमें सियोंग का दिखाया जाता है कि ये सुहाना क्लब में होती है और यहाँ पर बैठकर खाना खा रही होती है, साथ ही टीवी भी देख रही होती है। तो डिस्ट्रैक्शन की वजह से इसका एग ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखती है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, फिर जल्दी से जमीन से एग उठाती है और उसे अपने मुंह में डाल लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें एमजे के मैनेजर का दिखाया जाता है कि उन्होंने टेलीस्कोप सेट किया होता है और वो बूही को देख रहे होते हैं। वहीं सामने बूही बैठी होती है और वो योगा करने की कोशिश कर रही होती है। अचानक से उसके पेट में दर्द होता है तो वो भागते हुए यहाँ से चली जाती है। इतने में पीछे से जय आता है और उसे सॉन्ग्स की आवाज़ आने लगती है। वो फ़ोन के करीब आता है और उसे इतनी अट्रैक्शन फील होती है कि वो फ़ोन को उठाता है और अपने साथ ले जाता है। ये उसे देख रहे होते हैं और इसे देखकर वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि बिल्कुल पीछे जाकर गिरते हैं। सोचते हैं कि जय यहाँ पर क्या कर रहा है, वो तो इतने टाइम पहले मर गया था। लेकिन फिर जब वापस आकर देखते हैं और कंफर्म करने की कोशिश करते हैं तो जय वहाँ पर नहीं होता। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये मेरा वहम था। वहीं जय बूही का फ़ोन यूज़ करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन इसे यूज़ करना नहीं आता। बटन दबने की वजह से इसकी काफ़ी सारी पिक्चर्स मोबाइल में क्लिक हो जाती हैं, हालांकि इसे पता भी नहीं चलता। पीछे से कोई आने लगता है तो ये जल्दी से फ़ोन यहाँ पे रखता है और अंदर भाग जाता है। बूही बाहर आती है और अपना फ़ोन उठाकर यहाँ से ले जाती है। अब नेक्स्ट सीन एकेडमी का दिखाया जाता है कि यहाँ पर सारे लड़के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लेकिन जून की परफॉर्मेंस में परफेक्शन नहीं आ रही होती। इसके कोच बार बार इसे प्रैक्टिस करने का कह रहे होते हैं और ये लगातार प्रैक्टिस करता रहता है। काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। ये बाहर निकल कर आने लगता है तो देखता है कि हेरी अपने गले में कपड़ा बांध रही है और शायद वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। ये जल्दी से जाता है और उसकी टांगे पकड़ लेता है। कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि सुसाइड करने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वो अपने हाथ छुड़वाती है और कहती है कि तुम क्या अंधे हो गए हो, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि मैं स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, वैसे भी ये फीमेल रूम है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, चलो अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जून कहता है कि तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। ये कहती है शट अप, अब जल्दी से निकल जाओ। साथ ही जय का दिखाया जाता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही होती है तो वो घर में कुछ ना कुछ ढूंढने लगता है। इसे कुछ भी नहीं मिलता लेकिन सामने एक पिगी बैग रखा हुआ नज़र आता है।
ये अपने दिल में सोचता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि पिग्गी बैंक टूटा हुआ पड़ा है और इसने उसमें से पैसे निकाल लिए हैं। सामने एक मैगजीन रखी होती है तो ये उसके हिसाब से अपनी ड्रेसिंग कर लेता है। वहीं बूही अपने रूम में बैठकर स्किन केयर कर रही होती है और अपने आप को शीशे में देखकर कहती है कि मेरी स्किन कितनी फ्लॉलेस हो गई है। चलो मैं पिक्चर्स क्लिक करती हूँ। अपना सेल उठाती है और अपनी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करती है। फिर पिक्चर्स को चेक करने लग जाती है तो अचानक से देखती है कि इसमें एक हिली हुई पिक्चर है जो कि दिखने में बिल्कुल जैकी लग रही है। ये जैसे ये पिक्चर देखती है बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। हालांकि इसके हाथ से फ़ोन भी गिर जाता है। गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि जब इन लोगों को पता चलेगा कि जय जिंदा है तो इनका रिएक्शन क्या होगा? साथ ही जब जून और सीही को ये पता चलेगा कि जय एक बहुत ही बड़ा सिंगर और डांसर था तो उन लोगों का क्या होगा? ये सब कुछ आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए स्टे ट्यून, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।